हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और ऑकलैंड के बीच में। इसके पहले हमने वुमेन वाला मैच का एनालिसिस वीडियो भी अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। तो ये मैच भी हिगली ओवल क्राइस्टचर्च में होने जा रहा है। वुमेन मैच की तरह यहाँ पे भी ये दोनों टीमों के बीच में मैच ऑलरेडी हो चुका है मैच डे 1 में, जो मैच भी हमने कवर करा था, जहाँ पे ऑकलैंड ने जीत हासिल कर रखी थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि लास्ट कुछ मैच डेज 2 3 या 4 मैच डेज में कहूँ सही से, तो मेंस वाले मैचेस में कोई भी चीज़ सही नहीं जा रही है। ठीक है, जिस प्लेयर्स के ऊपर हम दाव खेल रहे हैं वो पंट सही नहीं जा रहे, जैसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो भी सही नहीं जा रहे। लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आप जब लंबा टूर्नामेंट खेलते हो ऐसे एक फेजेस चलते हैं। बहुत मैचेस आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पर आप कुछ भी दाव खेलेंगे सही जाएगा, और बहुत मैचेस में ऐसा भी होगा कि आप पूरी मेहनत करेंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे, तब भी वो चीज़ें सही नहीं जाएंगी। और लंबे टूर्नामेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हम बहुत सालों से देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, इक्वल इन्वेस्टमेंट करते रहो बस, और कम करते रहो, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है और ये टूर्नामेंट हमेशा ही मैंने डे 1 से बोल के रखा है बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आई होप आप उसी तरीके से खेल रहे होंगे और कोई भी रिजल्ट, चाहे वो विन हो या लॉस हो, आपके लिए शॉकिंग नहीं हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लियर है, हिगली ओवल क्राइस्टचर्च मैच होने जा रहा है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो कैंटरबरी यहाँ पे 3-2 से आगे चल रही है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या चीज़ देखने मिल रहा है। यह है पहला मैच, जो कि 2 साल पुराना मैच है। ऑकलैंड ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी अपने घर पे, जहाँ पे आपको रॉबर्ट ओडोनेल के स्कोर्स देखने मिल जाते हैं। लास्ट मैच में वो रन आउट हो गए थे 0 रन पे। बॉलरों में से आपको मैककॉन की खाली देखने को मिल जाते हैं, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा ये, इनके 2-2 विकेट्स होंगे। मैककॉन का 1 विकेट था जो उन्होंने निकाला, और कैंटरबरी ने यहाँ पे चेस कर लिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जो प्लेयर्स देखने मिल जाएंगे वो हैं बॉयस, माफ करना, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जो प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे वो हैं बॉयस, कार्टर, फ्लेचर अभी दूसरी टीम के होकर खेलते हैं, और फर्ग्यूसन। ठीक है, यहाँ पर कैंटरबरी ने चेस करते हुए मैच जीत लिया। मेजर परफॉर्मर्स थे फ्लेचर, जो अभी दूसरी टीम के होकर खेलते हैं और चेस वो बेहतर करते हैं, मैंने कई बार बोल के रखा है। फर्ग्यूसन और कार्टर आप कह सकते हैं कुछ हद तक जो मेजर परफॉर्मर्स थे। अगला मैच और पहला मैच क्राइस्टचर्च में, कैंटरबरी ने इस बार पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पर उनको 168 का टारगेट दिया गया था 18 ओवर में, लेकिन उन्होंने बना दिया था 172। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करवाने के टाइम 154 का स्कोर उन्होंने खड़ा किया, जहाँ पर आपको लेथम, मिचेल और फ्लेचर वापस से देखने मिलते हैं। लेथम और मिचेल वापसी कर रहे हैं। लास्ट मैच डे में ही उनकी वापसी हो चुकी थी स्क्वाड में, लेकिन वो मैच हो नहीं पाया था। हालांकि जितना खेलने को मिला था, पहले बॉलिंग कर रही थी कैंटरबरी, धुआं भर दिया था कतई उन्होंने सेंट्रल डिशेस का। लेकिन अभी जो भी है, पूरी तरीके से मैच कल के मैच में खेलने को मिल जाएगा उनको, अगर मैच पूरा हो जाता है तो। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि मैच पूरा हो भी जाएगा। लेकिन ऑकलैंड ने यहाँ पे वापस से बैटिंग से खास कुछ उन्होंने करा नहीं। रॉबर्ट ओडोनेल के परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अच्छा, बॉलरों में से यहाँ पर अशोक थे जो अवेलेबल नहीं है। फर्ग्यूसन वापस से बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं लिस्टर के साथ, और फर्ग्यूसन का यहाँ पे बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी था। नटल, शिपली अवेलेबल नहीं है, ये दोनों रिपीट हो रहे थे, और हेनरी का 1 विकेट। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे कैंटरबरी ने जीत हासिल कर ली, डिस्पाइट बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस उनका नहीं था। बैटिंग से भी 10 विकेट खोया और बॉलिंग से भी वो सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन मैच का रिजल्ट उनके सपोर्ट में उन्होंने कर लिया। अगला मैच और दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में, इस बार भी कैंटरबरी की बैटिंग थोड़ी सी ख़राब ही रही। यहाँ पे भी उन्होंने बनाया था 154, ऑल आउट हो गए थे। यहाँ पर 147 फॉर 9। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको बॉवेस मिल जाते हैं जिनके स्कोर्स हैं। बाकी लिस्टर फिर से आ रहे हैं, अशोक अवेलेबल नहीं है, चैपमैन के 2 विकेट्स और सोलिया का 1 विकेट। सोलिया ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। बाकी बॉलरों में से आपको ओराउड के और मैकेंसी देखने मिल जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे विकेट्स निकाले हुए हैं। कंसिस्टेंट यहाँ पे और कोई नाम नहीं आया है। थोड़ा बहुत शिपली आप कह सकते थे, लेकिन शिपली अवेलेबल नहीं है। पिछले सीजन का आखिरी मैच जो हुआ था, वहाँ पे ऑकलैंड ने बना था 140 रन। रॉबर्ट ओडोनेल, कई बार इनका नाम आ चुका है। ठीक है, थोड़े बहुत रन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 50 के ऊपर स्कोर। विल ओडोनेल के भी स्कोर थे। ओवरआउट के और मैकेंजी रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे फुल्स के साथ। कैंटरबरी को 5 ओवर में 35 रन का टारगेट मिला था, जो मैकलोर ने बहुत आराम से चेस कर दिया, और मैच यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था उससे ज़्यादा। लास्ट मैच और इस सीजन का जो मैच था, जो कि ओवरऑल पहला मैच भी था, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। यहाँ पे ये पोर्शन हटा दो। ठीक है, यहाँ से देखो, ऑकलैंड ने बना था 185, जहाँ पे आपको एलन गप्टिल, रॉबर्ट ओडोनेल के स्कोर देखने मिल जाते हैं, जिनके इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है,
पिछले मैच में हमने पहली बार 50 का स्कोर बनाते हुए देखा था, लेकिन उसके पहले जो स्कोर्स बना रहे थे और यहाँ पे वो 50 तक पहुँच गया 2 बार लगातार। कैम फ्लेचर के स्कोर्स हैं। कैम फ्लेचर जो पहली बार अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे। बॉलरों में से रिप्पॉन का नाम दिख रहा है। रिप्पॉन जब ओटागो के होकर खेलते थे तब बहुत बढ़िया कुछ रिकॉर्ड उनका नहीं था। यहाँ पे भी उन्होंने खाली 2 विकेट्स निकाले थे और कुछ यहाँ पे खास नहीं, यही 1-2 विकेट करके उनका रहता था। बैटिंग से कुछ खास नहीं था, वहाँ पे भी उन्होंने वही करा। और ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से मैकेंजी का नाम कई बार आ चुका है और माइकल रे, ये भी पहले ओटागो में खेलते थे और इनका एक है कि ये ऑकलैंड के अगेंस्ट में अच्छा करते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। यहाँ पे भी उन्होंने 1 विकेट निकाल के रखा हुआ था। कैंटरबरी हालांकि चेज नहीं कर पाई, जहाँ पे आपको मिचेल है और कार्टर दिख जाते हैं करंट स्क्वाड प्लेयर्स में। जेकब्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी नीचे से आके, नहीं तो रन और भी कम बनता। बॉलरों में से फर्न्स जो इस सीजन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लिस्टर, देलपोर्ट, निकित पेरेरा जो अवेलेबल नहीं है और निशम भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर चीज़ें यहाँ पे हमारे पास नहीं है। एक नाम हालांकि हमें मिला है रॉबर्ट ओडोनेल के रूप में, जो कि शायद थोड़ा बहुत परसेंटेज भी हाई हो ही सकता है इनका। इसके अलावा ऐसा कुछ बहुत हाइप करने वाली कोई नाम हमें नहीं मिले हैं। लॉकी फर्गूसन का नाम थोड़ा बहुत है, जिन्होंने 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा है। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैचेस को फोकस में रखें तो हमें 2 मैचेस मिलेंगे, 2 मैचेस मिलेंगे जो यहाँ पे हुआ है रिसेंट टाइम्स में, आखिरी 5 मैच को अगर हम काउंट करें तो पहला मैच जो हुआ था कैंटरबरी ने बनाया था 154। लेथम आपको दिख जाते हैं, मिचेल और यहाँ पे फर्गूसन, लिस्टर, ये बॉलरों में से। और रॉबर्ट ओडोनेल का यहाँ पे 50 था, फर्गूसन के 30। ये मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं और कैंटरबरी ने ये मैच में जीत हासिल करा। और उसके अगले वाले मैच पर भी कैंटरबरी ने उसी रेंज में स्कोर बनाया, जहाँ पर भी हमें लिस्टर देखने मिले थे। चैपमैन के 2 विकेट्स मिले हैं। चैपमैन बॉलिंग करा रहे हैं, अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो। लास्ट मैच में उन्होंने कुछ खास करा नहीं था, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन आगे कुछ बातें हम करेंगे। यहाँ पे 2 विकेट्स उनके खाते में था। सोलिया खाली थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। और बॉलरों में से मैकेंजी, जिनके नाम इस फिक्चर में आए हैं कई बार, और विल और आउट के परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है, दोनों मैच में जो कॉमन चीज़ें हैं कि रन्स ज़्यादा नहीं बने हैं। 154 यहाँ पे डिफेंड हुआ था। 148 के टारगेट को चेस करने के लिए पसीने छूट गए थे चेसिंग टीम को, तो रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बने थे। एक ही इनिंग्स में 150 के पास स्कोर पहुंचा था, 150 के पार स्कोर पहुंचा था, नहीं तो रन्स तो यहाँ पे कम बने हैं। आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे देखेंगे कि ये चीज़ रिपीट हो रही है या नहीं, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ओवरऑल हमने जिन प्लेयर्स का नाम ज़्यादा देखा है उनमें से रॉबर्ट ओडोनेल का नाम हमने कई बार देखा है। यहाँ पे भी एक 22 का इनिंग्स था, यहाँ पे इस ग्राउंड पे भी 2 मैच में से एक 50 का इनिंग्स उनका रहा है। और आखिरी 2 जो हेड टू हेड रहे हैं, 2 हेड टू हेड में 2 50 उन्होंने बना के रखे हैं, इंक्लूडिंग लास्ट मैच में। तो अच्छा रिकॉर्ड, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका चल रहा है। देखते हैं ये रिकॉर्ड को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएंगे तो चैपमैन का नाम थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बहुत खास कुछ तो नहीं है। एक हालांकि 100 उन्होंने लगा के रखा हुआ था, इसके अलावा उनका कुछ खास नहीं है। और नॉट आउट भी रहे होंगे, बॉलिंग कराते हैं तो वो एक बात है। तो ये इनका रिकॉर्ड आने का मतलब ये हो गया कि आपके लिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाली हैं। कैसे बढ़ने वाली हैं? अगर आप बैटिंग सेक्शन में जाओगे तो आपको गप्टिल मिलेंगे, एलन मिलेंगे। ठीक है, गप्टिल के तो रिकॉर्ड्स नहीं है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं खेले हैं। एलन मिलेंगे, रॉबर्ट ओडोनेल मिलेंगे, जिनके रिकॉर्ड धमाकेदार हैं। अभी चैपमैन भी आ गए हैं, तो 4 तो आपको यहाँ से बैट्समैन मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि किसका क्या हम कर पाते हैं आगे। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें, जितना जो था मैंने दिखा दिया। और हेड टू हेड में भी जो ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी हमने बातें कर ली। अभी हम बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे मैचेस हो रहे हैं, कौन कौन से परफॉर्मर्स उभर के आ रहे हैं। इस सीज़न में ऑलरेडी इस ग्राउंड में एक मैच हो चुका है, तो हमने ऑलरेडी इस ग्राउंड का एनालिसिस तो किया हुआ था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं फिर से, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो चुका है वो मैच को हुए। तो पहला मैच जो था कैंटरबरी बना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, 154 रन बनाए थे कैंटरबरी ने। उसी तरीके का स्कोर अभी भी है जो हेड टू हेड में हमने देखा था। परफॉर्मर्स कौन कौन से थे? बॉवेस, मैकलोड अवेलेबल नहीं है, मिशेल है। पेसर्स के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई। फोक्स, बाकी मैकेंजी, मैककॉन्की और शीट के एक करके विकेट से जिन्होंने यहाँ पे निकाले। लेग स्पिनर्स अगर हो तो आप वो देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा वो करते हैं। बाकी पेसर्स ही यहाँ पे मोस्ट विकेट्स निकालते हैं, जो आपको नोटिस करने मिल जाएगा। अगला मैच यहाँ पे बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था कैंटरबरी ने, 189 का। बॉवेस का यहाँ पे वापस से स्कोर है। मैककॉन की जो मतलब पास्ट में यहाँ पे बेहतर रिकॉर्ड होल्ड करते थे, बीच में उतना अच्छा फॉर्म उनका नहीं चल रहा था, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। फिलहाल रिसेंट मैचेस में स्पेशली बैटिंग से उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करे हैं, अच्छे स्कोर्स भी बनाए हैं। बॉलिंग से अभी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बैटिंग उन्होंने अच्छा करा है, तो वो एक चीज़ है जो नोटिस किया जा सकता है। बाकी कार्टर के स्कोर थे
पेसर्स और एक स्पिनर का 2 विकेट। सेंट्रल डिशेस वापस से चेज नहीं कर पाई, तो इस इनिंग्स को अगर हम छोड़ देंगे तो फिर से वही है, लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स। ओवरऑल के फुल्स और मैकेंजी का नाम यहाँ पे वापस से आया है, पेसर्स का ही मोस्टली विकेट्स यहाँ पे है। तीसरा मैच वही सेम 156 यहाँ पे बना था, हालांकि चेज यहाँ पे कर लिया था ओटागो ने लास्ट ओवर में जाके। मैकेंजी का यहाँ पे वापस से नाम दिख रहा है, हेड टू हेड में भी इनका नाम कई बार दिख चुका है। बाकी बॉलरों में से इनको शायद लोग थोड़ा कम देखें, लेकिन इनका नाम कई बार आ रहा है। मिचेल हे का नाम वापस से 46 का स्कोर, पेसर्स का अपर हैंड, और यहाँ पे चेज हो गया, लेकिन थोड़ा मशक्कत करने के बाद। पिछले सीजन का फाइनल जो था कैंटरबरी ने वही 154 का स्कोर बनाया, और 154 का स्कोर कई बार हमने बनते हुए देखा है। यहाँ पे ग्राउंड में भी पहला मैच में 154 का स्कोर था, यहाँ पे भी 154, हेड टू हेड में भी हमने जो पहला मैच देखा था ग्राउंड का वहाँ पे भी 154। तो ये एक मतलब ट्रेडमार्क सा बनता जा रहा है 154 के आसपास का स्कोर। लेकिन जो भी है, जहाँ पे भी यहाँ पे कार्टर का नाम देखने मिल जाता है, पेसर स्पिनर बराबर के विकेट, और मैककॉनकी का स्कोर। नॉर्थर्न डिसीज ने हालांकि यहाँ पर काफ़ी आराम से चेस कर लिया, शिपली के हालांकि 2 विकेट्स थे। तो यही लास्ट मैच है, इस सीज़न का जो एक मैच होना था वो नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। तो यहाँ पे ग्राउंड में हम जो चीज़ें देख रहे हैं हेड टू हेड की तरह ही है जो हमने ग्राउंड का देखा, कि रन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं। ये एक मैच में हमने 189 बनता हुआ देखा था, जो बहुत ज़्यादा था, नहीं तो 160 के आसपास का ही मामला है, आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, 154 चेज नहीं हुआ, 189 चेज नहीं हुआ, 156 चेज हुआ, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 154 वो भी यहाँ पे, हालांकि ये मैच आराम से चेज हो गया था, फाइनल था जो कि। तो ये चीज़ें हमें देखने मिली है। ठीक है, इस दिन का जो एक मैच था वो तो मैंने बोल दिया हुआ नहीं है। तो ये हो गई ग्राउंड से रिलेटेड बातें। हेड टू हेड में जो नाम हमने जोड़े थे उसके साथ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैकेंजी, विल ओराउट के और फुल्स जैसे बॉलर्स का बढ़ा है, और मैककॉनकी के परफॉर्मेंस के कुछ आपको चीज़ें देखने मिली हैं, और बॉयज़ का थोड़ा बहुत नाम देखने मिला है, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम प्लेइंग 11 पे आ जाएँ तो काफ़ी बड़े नामों का इंक्लूशन होने वाला है। हालांकि ये तो इंक्लूशन लास्ट मैच डे में ही हो गया था, लेकिन वो मैच तबीयत से हुआ नहीं था, तो फिर से बात करते हैं इनके बारे में। तो बॉवेस और निकोस ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद लेथम, मैककॉनकी, मिचेल, रिपन, फोर्स, हेनरी, विल ओराउट, माइकल रे और ईशोधी। अभी इनमें से कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, कुछ प्लेयर्स जैसे कि लेथम, डैरल मिचेल, ईशोधी, ये ज़्यादा मैचेस इन्होंने खेले नहीं हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल टूर्स में रहते हैं। हेनरी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत खेला हुआ है, लेकिन ये 3 प्लेयर ज़्यादा नहीं खेले हैं। डैरल मिचेल, अगर लोग इनको जैसे खेलते हुए देखेंगे, लोग परसेंटेज कैप्टन बनाने लग जाएंगे इनको। ऑब्वियसली ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने करा हुआ था। अभी इनके बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर के तौर पे उभर के आए हैं जब उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्सिस्टेंटली वो खेलते थे, लेकिन बीच में डोमेस्टिक उन्होंने कुछ खेला नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। तो अगर आपको वो नाम देख के जाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बता सकता, आपको जितना पता है मेरे को भी उतना ही पता है। यहाँ पे कुछ भी उनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं, और अगर आपको नहीं पता हो तो डैरल मिचेल ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट जो है, मतलब कैंटरबरी से पहले नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट में वो खेलते थे, कैंटरबरी में वो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। तो यहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स ढूंढ निकालना थोड़े मुश्किल ही है, और यहाँ पे ये बता पाना भी मुश्किल है कि ये बॉलिंग कराएंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप नोटिस कर सकते हो कि इनके पास 6 फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं। रिपन भी रेगुलर बॉलिंग कराते हैं, फुल्स हैं, हेनरी, विल ओराउट, माइकल रे, ईशोधी, सभी बॉलर्स हैं। ऊपर से मैककॉनकी भी ऑप्शन है। तो इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं, इनकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चांसेस कम ही दिख रहे हैं मेरे को कि इनको बॉलिंग मिल जाए, लेकिन करा सकते हैं क्योंकि भी नाम बड़ा है इनका। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बता सकता हूँ, रिकॉर्ड्स हैं। बॉयज़ का आपने थोड़ा बहुत देखा है, हेनरी निकोल्स इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा करते हैं। ये भी ज़्यादा नहीं खेला है इन्होंने, लेकिन जब भी इन्होंने खेला है पास्ट में भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते थे। लिथम खास कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकता मैं इनके बारे में। इस फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में हमेशा डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं, लेकिन T20 में मुझे नहीं पता कि मुझे इन पर कितना भरोसा करना चाहिए। मैककॉनकी रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, और ये हिस्ट्री रहा है मैककॉनकी का कि ये और कहीं पे कुछ करे ना करे, इस ग्राउंड पे हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, और अभी तो फॉर्म में भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर करने वाले प्लेयर हैं। डैरल मिचेल कोशिश करना लेके चलने की, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बता सकता इनके बारे में, मोमेंटम है इनके साथ। रिपन मस्ट हैव है, इनको छोड़ नहीं सकते। लेग स्पिनर को यहाँ पे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और रिपन जो मैचेस हुए भी हैं 4 ट्रॉफी में, क्योंकि देखो सुपर स्मैश का कोई मैच तो हुआ नहीं है इस सीज़न में, 4 ट्रॉफी के भी जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे रिपन ने दोनों मैच पे ही बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई है, इवन बैटिंग भी करी है, तो डेफिनेटली इनको लेना पड़ेगा। उसके बाद बाकी बॉलरों में से हेनरी, इनको आप छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, ये किसी भी इनिंग्स में विकेट लेने की एबिलिटी रखते हैं।
पास्ट में भी जब उन्होंने खेला है विकेट्स निकाला है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी बॉलरों में से माइकल रे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये ऑकलैंड के अगेंस्ट में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, लेकिन रिसेंटली उनको जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है बॉलिंग सेकंड में भी आपके लिए काम के प्लेयर ये बन सकते हैं। तो यहाँ से जिन जिन प्लेयर्स को लेके हम हमारा कोड बनाएंगे, माइकल रिपन, मैककॉनकी, हेनरी निकोल्स, ये 3 और शायद हेनरी, इन चारों को लेके हम हमारा कोड बनाएंगे। ऑब्वियसली 4 प्लेयर्स को लेके कोड बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं मतलब मुश्किल होगा कैंटरबरी की तरफ से, क्योंकि ऑन पेपर भी इनकी टीम काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, नाम भी इनके टीम के प्लेयर्स के ज़्यादा हैं, तो वो मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको 4 लेना है तो ये 4 मेरे शॉर्ट लिस्ट में होंगे। अगर आप कहीं पे ऐसे टीम बना रहे हो कि नहीं कैंटरबरी के अगेंस्ट में मेरे को टीम बनाना है, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में, वहाँ पे भी मैं शायद इन 4 प्लेयर्स को लेकर चलूँ। इसके साथ जिस प्लेयर को सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा वो है मिचेल। परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं, अभी से मैं बता रहा हूँ, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग इनको कैप्टन बनाएंगे नाम देख के। माइकल रे उसके बाद, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है ऑकलैंड के अगेंस्ट में पास्ट में, और अभी तो इनका यूज़ भी बढ़िया तरीके से हो रहा है। और यहाँ से बॉलरों में से इस सोदी, क्योंकि ये लेग स्पिनर है, और बॉब, इसलिए इस सोदी को मैं सेकेंडरी ऑप्शन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस सोदी मोस्ट ऑफ द टाइम डिफेंसिव बॉलर के तौर पे यूज़ होते हैं। ये एक साइड से प्रेशर बनाते हैं, दूसरे साइड से प्रेशर का फ़ायदा उठा के दूसरे बॉलर्स विकेट लेके जाते हैं। लेकिन फैंटेसी में आपका वही है कि जो विकेट लेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसीलिए इस सोदी को मैं सेकेंडरी ऑप्शन रख रहा हूँ। नहीं तो इस ग्राउंड पे लेग स्पिनर्स को मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने अभी रिपॉन का बताया, इसके पहले भी जो आदित्य अशोक खेलते थे, इन्होंने बहुत तकलीफें डाल के रखा हुआ था कैंटरबरी को, जो भी लेग स्पिनर थे। बात करते हैं ऑकलैंड के बारे में, तो चैपमैन इनके रिकॉर्ड्स हैं, और ये बॉलिंग भी करा रहे हैं। पिछले ओवर में, पिछले मैच में 3 या 4 ओवर की बॉलिंग इन्होंने कराई थी, तो बिल्कुल इनको लिया जा सकता है। रॉबर्ट रोनेल धमाकेदार रिकॉर्ड्स चल रहे हैं इनके, छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कीपिंग सेक्शन में आपको कैम फ्लेचर मिल जाएंगे और वहाँ से लेथम मिल जाएंगे। अगर आप रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे खेल रहे हो, वहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आप खेल रहे हो तो कीपर सेक्शन में आपको फ्लेचर को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेथम को लेने जाते हो तब कैंटरबरी के बाकी जगहों से आपको प्लेयर्स कम करने पड़ेंगे, जो मेरा सजेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लॉकी फर्गूसन, इनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इन्होंने जब भी खेला है अच्छा परफॉर्मेंस करा है। बाकी बॉलरों की अगर मैं बात करूँ तो लिस्टर के रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं, थोड़े बहुत अच्छे रहे हैं इस फिक्चर में भी और लॉन्गर फॉर्मेट में भी। दिलपोर्ट कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा पिच से हेल्प है नहीं है, हमेशा विकेट नहीं वो निकाल के दे रहे हैं एक दो करके। तो अगर मुझे दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़े तो मैं शायद दिलपोर्ट के साथ ज़्यादा जाऊँ, क्योंकि इनके पास स्पीड वैरी करने की एबिलिटी है, और सामने वाली टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अगेंस्ट में इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करने जाएंगे तो। और लास्ट जो मैच उन्होंने यहाँ पे खेला था किसी भी फॉर्मेट में, मतलब लॉन्गर फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में ही, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी तंग करके रखा हुआ है। आदित्य अशोक और दिलपोर्ट का एक कॉम्बिनेशन रहा है ऑकलैंड के लिए, जिन्होंने कैंटरबरी को बहुत तंग करके रखा हुआ है। तो ऑकलैंड की तरफ से अगर मुझे कोर बनाना पड़े, चैपमैन, ओडोनेल, फ्लेचर को रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कीपर सेक्शन में और कोई ऑप्शन नहीं है। कैंटरबरी के कीपर को लेने जाओगे तो आपके लिए और मतलब टीम मैनेज कर पाना, बैलेंस कर पाना मुश्किल होगा। और यहाँ पे लिस्टर और दिलपोर्ट में से कोई एक। अभी आप मुझे ये बोल सकते हो कि आप ऊपर जो दोनों इनफॉर्म बैट्समैन हैं आप उनको क्यों नहीं ले रहे। लेने का रीज़न यही है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे माइकल रे को कंसिडर कर रहे हैं, हेनरी को कंसिडर कर रहे हैं, रिपन को कंसिडर कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से बैटिंग को तो हल्का करना पड़ेगा, तभी जाके ये बॉलर चलेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने टॉप ऑर्डर से इन दोनों के ऊपर चांस लिया है। लेकिन ये याद रखना ये दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, गप्टिल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, एलन के रिकॉर्ड्स बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन इस सीज़न में वो अलग तरीके से खेल रहे हैं। अगर आप 4 ट्रॉफी से इनको फॉलो कर रहे होंगे जब से ये ऑकलैंड पे आए हैं दूसरी बार, ये बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, लास्ट कुछ मैचेस में भी अच्छा स्टार्ट लिया हुआ है। तो अगर मुझे दोनों में से एक को लेना ही पड़े, गप्टिल और एलन में से, तो मैं एलन का सजेशन दूंगा। गप्टिल के ऊपर आप चांस ले सकते हो, लेकिन याद रखना जिसको भी छोड़ोगे वो रिस्क होगा, लेकिन रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि कल के मैच में बहुत ज़्यादा जैम होने वाला है। बेंच पे निकित पेरेरा और मिचेल हे हो सकते हैं। हे को खेलना तो चाहिए था, लेकिन अभी बड़े बड़े नामों के बीच में उनका ही बलिदान हो रहा है। कम से कम लास्ट मैच में तो हमने यही प्लेइंग 11 देखा था, अभी अगर कोई चेंज होती है तो अलग बात है। कैप्टन मैक्सिमम चॉइस की बात करें तो गप्टिल एलन यही बेस्ट परफॉर्मर्स चल रहे हैं। सोलिया क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन शायद कोई ना बना टीम में रख ले। दिलपोर्ट सबसे कंसिस्टेंट बॉलर यही दिख रहे हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हेल्प मिल रहा नहीं मिल रहा, कंसिस्टेंटली विकेट्स वो निकाल रहे हैं। रॉबर्ट ओटोनल थोड़ा परसेंटेज इनका कम हो सकता है, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कल के मैच में जिस हाई परसेंटेज प्लेयर को लोग ड्रॉप करने वाले हैं पहले बैटिंग से, वो होंगे ओटोनल। लेकिन हमारे टीम में मैं कोशिश करूँगा इनको लेके जाने की, आगे फेल तो हो ही सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया हैं इनके, इवन लॉन्गर फॉर्मेट में भी, और फ्रंट्स और बॉलिंग से यहाँ पे। बाकी कैंटरबरी की तरफ से रिपन जो परफॉर्म कर रहे हैं, मिचेल नाम के बेसिस पे लोग जाएंगे। परफॉर्मेंस अभी अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, खेला ही नहीं क्योंकि। और निकोलस मैककॉन की कोशिश मेरा यही रहेगा कि ये 4 मेरे टीम में रहें, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद लेथम और हेनरी नाम के बेसिस पे लोग जाएंगे। लेथम शायद मैं मैनेज ना कर पाऊँ इस रीज़न की वजह से कि अगर मैं लेथम लेता हूँ तो कैंटरबरी के बाकी प्लेयर्स मैं ले ना पाऊँ जहाँ पर मुझे लेना है, स्पेशली डिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में। हेनरी लेकिन अच्छे ऑप्शन है, इनको दोनों तरफ से पॉइंट देने का एबिलिटी इनके पास है, बैटिंग भी कर सकते हैं अगर बैटिंग आ जाए तो। बाकी बॉलिंग से तो विकेट्स वो निकाल ही रहे हैं, लास्ट मैच में भी जितने ओवर की बॉलिंग मिली थी वहाँ पर उन्होंने रुला दिया था सेंट्रल से बैटिंग को। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, चैपमैन को मैं एज ऑलराउंडर कंसिडर कर रहा हूँ, इनको ऑलराउंडर की तरह सोच लेना, ये प्रॉपर बॉलिंग करा रहे हैं। और मिचेल को सोचना बैटिंग ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इनको बॉलिंग मिलने वाली है। अगर कोई टीम आप ऐसा बना रहे हो जहाँ पर आप कैंटरबरी के अगेंस्ट में सोच रहे हो, वहाँ पे मिचेल के ऊपर चांस ले सकते हो, क्योंकि मुझे मिचेल की बॉलिंग आती हुई नहीं दिख रही है। कीपिंग सेक्शन में दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ फ्लेचर, इनको चेस में लेना, बैटिंग फर्स्ट में रिस्क ले सकते हो, अभी भी मैं वही कहूँगा। लेकिन अगर आप इनको लेने जाते हो तो कैंटरबरी की तरफ से बाकी सेक्शन से प्लेयर ले पाना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने इनको इनिशियली होल्ड पे रखा है। बाकी आपकी मर्जी है, रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो आप ले ही सकते हो लेथम को। बैटिंग सेक्शन से मैंने इन चारों को रखा है। रॉबर्ट ओटोनल लोग सबसे पहले इग्नोर करेंगे, लेकिन मैंने क्यों लिया है समझ सकते हो। गप्टिल एलन दोनों फॉर्म पे हैं, दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि अगर आप देखोगे तो मैंने 2 स्ट्राइक बॉलर्स रखे हैं कैंटरबरी की तरफ से, हेनरी और माइकल रे के रूप में। तो मेरे को एक ओपनर छोड़ना था, और एलन को स्पेसिफिकली लेने का रीज़न ये है कि ये लॉन्गर टर्म में अच्छा कर रहे हैं 4 ट्रॉफी से, अगर मैं काउंट करूँ तो। बाकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहो दोनों को ले सकते हो ओडोनल को ड्रॉप करके, अगर आप चाहो एलन के जगह पे गप्टिल को ले सकते हो, मेरा कोई भी प्रेफरेंस नहीं होगा। बाकी बैटिंग ऑप्शन में बॉवेज भी हैं, इनके भी थोड़े बहुत रन हैं, लेकिन वही बात है कि आप कितने ही प्लेयर्स को ले लोगे, तो इसीलिए प्रॉब्लम बन सकता है, स्पेशली जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली। और कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये 2 बैटिंग ऑप्शन बच गए, गप्टिल और बॉवेज, वो आप देख सकते हो। मुझे लगता है सबसे पहले जिस बैटिंग ऑप्शन को लोग इग्नोर करेंगे वो होने वाले हैं ओडोनल। चैपमैन का परसेंटेज कितना भी कम हो लोग लेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग करा रहे हैं। ऑलराउंडर में मैंने इन तीनों को रखा है। इसके अलावा फुल्स अच्छे ऑप्शन हैं, इनके बॉलिंग से कंसिस्टेंटली विकेट्स आ रहे हैं, इस ग्राउंड में भी इनके विकेट्स हैं, डेफिनेटली देखा जा सकता है। मिचेल याद रखना कि इनका कोई गारंटी नहीं है ये बॉलिंग कराएंगे, करा सकते हैं लेकिन नहीं भी करा सकते हैं। और मुझे ये 7वां बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे ये दिख रहे हैं, मिनिमम 8वां भी हो सकते हैं। बॉलरों में से ये दोनों और माइकल रे, इन तीनों को मैंने रखा है। इसके अलावा जिस प्लेयर को पहले लेना चाहिए वो है दिलपोर्थ, धमाकेदार बॉलिंग ये करा रहे हैं हर मैच पे। उसके बाद लिस्टर, ये दोनों मेरे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में आते हैं। बस यही कुछ है। दनरू फंड्स भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कितनों को ही आप ले लोगे। अगर आप मेरी मानोगे, अगर आप मतलब जो मैंने कोड बनाया था उन कोड के प्लेयर्स को ले लेते हो, उसके बाद कैंटरबरी के आपको प्लेयर्स ज़्यादा लेने हैं, बॉलर ज़्यादा लेने हैं, तो कैंटरबरी के बॉलरों में से सबसे पहले मैं लूँगा जिस प्लेयर को, वो है ओराउड के, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास फुल्स है, तो वो दोनों को मैं लूँगा। और ऑकलैंड की तरफ से लेना है सबसे पहले दिलपोर्थ और उसके बाद लिस्टर। लेकिन मैनेज कर पाना मुश्किल होगा, ये मैच बहुत रिस्की है। रिस्की इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, रिस्की इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, और रिस्की इसलिए भी है क्योंकि ये ग्राउंड ही और ये मैच जो हेड टू हेड हुआ है वो दोनों ही हमें लो स्कोरिंग मैच की एक्सपेक्टेशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन बैटिंग सेक्शन में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन हैं, किसको छोड़ना है किसको नहीं मुश्किल तो दिख रहा है। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो रिपन मैककॉन की कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। मैककॉन की बॉलिंग भी करा सकते हैं, बैटिंग से तो अच्छा कर ही रहे हैं। रिपन जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था दोनों टीमों के बीच में 4 ट्रॉफी में, वहाँ पे भी इन्होंने धमाकेदार बैटिंग और बॉलिंग करी थी, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। मार्क चैपमैन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इनके बॉलिंग से भी विकेट्स हैं इस ग्राउंड पे, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने कर रखा है, तो ये 3 मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन हैं। डैरन मिचेल के साथ लोग जाएंगे, लेकिन इनकी बॉलिंग की गारंटी कोई नहीं है, और अलग हट के करना है कुछ
तो निकोल्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, इनके इस ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड्स रहते हैं। बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो ओडोनेल को, रीज़न क्या है आप समझ सकते हो, और यहाँ से हेनरी, इन दोनों को बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।